हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मियां आसफ अली है जो पंजाबी मुहाज के प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ साथ ये नेशनल मीडिया के साथ भी अटैच है। पॉलिटिकल साइंस में एमए कर एमफिल कर चुके हैं। उसके साथ साथ हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर रिसर्च है इनकी। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं हमारा इफ्तिखार। अमारा जी को आप अक्सर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ जो यूट्यूब चैनल उनके ऊपर देख चुके हैं। एम फिल कर चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त बात करती है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है जो कल, यानी एक दिन पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल 27 फरवरी है। और ये याद किया जाता है पाकिस्तान में अभिनंदन डे के नाम से। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं इस दिन को लेके और बहुत ज़्यादा बातें चलती हैं, बहुत सारी वीडियोस, मेम्स और इस तरह के मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर इस बात का चर्चा रहता है। और एक ऑपरेशन हुआ था स्विफ्ट रिटॉर्ट के नाम से। ऑपरेशन क्या था, उसकी वजूहात क्या थी, उसके नताइज क्या निकले, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पहले मैं दावत दूंगा मियाँ आसफ अली साहब को। बताएं हमें कि ये असल में उस दिन हुआ क्या था, उस ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और उस ऑपरेशन के बाद के नताइज क्या निकले, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। देखिए मुजफ्फर, एक तो रूटीन में सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें ज़ेरे गर्दिश रहती हैं। कल बहुत सी चीजें आएंगी चलेंगी, हर कोई अपने जज्बात का इजहार करेगा। लेकिन हम आपके साथ बैठे हैं तारीख को रिकॉर्ड करने के लिए, तारीख को दुरुस्त सिमत में रखने के लिए और हकाइक बताने के लिए। हम किसी भी किस्म की जज्बाती गुफ्तगू नहीं करेंगे। हम जो हकाइक हैं उनके ऊपर रहेंगे। मसला हुआ क्यों, एक तो हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, इसके जो नताइज थे, यानी कौन इसमें कामयाब ठहरा और कौन नाकाम हुआ, क्योंकि हतमी फैसला नताइज देखने के बाद किया जाता है। मसला शुरू होता है कश्मीर में आर्टिकल 370 से, जिसका खात्मा हुआ और वहां पर मोदी साहब ने उसको वफाकी इलाका डिक्लेयर कर दिया। टेंशन चलती आ रही थी, दोनों तरफ मसला बना हुआ था। उसके साथ ही साथ अमूमन उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ी स्मार्ट मूव की, क्योंकि होता यही है कि आप देखते हैं कि अगर आपको जवाबी रद्द-ए-अमल बहुत शदीद नहीं मिला कहीं से, तो आप उसको आगे जाके दबाने की कोशिश करते हैं। मोदी साहब की तरफ से भी यही किया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने उस इश्यू पे भी, आर्टिकल 370 के इश्यू पे भी बहुत मुहतात रद्द-ए-अमल दिया था और एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया था। तो इन्होंने जो बालाकोट वाला वाकया हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक वाला, थोड़ा-सा फासला है, बालाकोट कुछ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एलओसी से, बिल्कुल ऊपर साथ जा मिलता है और विदिन मिनट्स कोई भी वहाँ पे आके एयरक्राफ्ट वापस जा सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने पेलोड गिराया, अगरचे उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। वो भी जानते थे इस बात को कि अगर हम ज़्यादा डीप अंदर जाएँगे या ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे तो बहुत शदीद संगीन नताइज निकलेंगे इसके। लेकिन अपनी तरफ से वो बड़े खुश थे, ऊपर से मोदी साहब के बयानात उन दिनों, और बार-बार हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम देश की जो पग है इसको नीचे नहीं आने देंगे, हम अपनी जो शान है उसको नहीं गिरने देंगे। पाकिस्तान पे दबाव भी बहुत ज़्यादा था जवाब देने के लिए, और साथ ही साथ दूसरे ममालिक की जानिब से कि आप इसको टॉलरेट करें, उस तरह जवाब ना दें। तो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया वो मैं समझता हूँ कि ममालिक के दरमियान होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स पे सबसे शानदार तरीके से जो रद्द-ए-अमल दिया गया आज तक, एज़ ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और आईआर के स्टूडेंट के तौर पे मैं ये बात देखता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई नपा-तुला जवाब दिया गया। और ऐसा जवाब के जो जवाब भी था, और आपने दूसरों को ना सिर्फ पूरी दुनिया के सामने नंगा भी कर दिया और उनको कुछ करने का मौका भी नहीं दिया। जिस तरीके से अभिनंदन का, क्योंकि पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं इनके बारे में, बल्कि पाकिस्तानी पायलट्स ही क्या, बाकी भी जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं वो इंतहाई प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, दुनिया भर में अपनी महारतों का लोहा मनवा चुके हैं। तो पाकिस्तानी पायलट से ये तो बड़ी था ही नहीं कि ये कोई गलती करेंगे या किसी किस्म का जरा सा भी लूप खोल देंगे। उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था, किया। उनके जहाज पाकिस्तान की हदूद में गिराए गए, और यानी ये एक ज़िम्मेदार रियासत होने का मेरा ख़्याल है इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। और ये उस वक़्त की अस्करी क़यादत और पॉलिटिकल जो क़यादत थी, उनकी भी पेशा वराना महारतों का सबूत था
कि उन्होंने पाकिस्तान की हदूद में उनके जहाज गिराए गए और फिर जिस तरह अभिनंदन को अरेस्ट किया गया, वरना होता यही आया है कि हमने जब भी सुना है कि गलती से भी कोई एलओसी पार कर गया तो उसको गोली मार दी जाती है। अभिनंदन को ना सिर्फ अपनी हिफाजती तहवील में लिया गया, बल्कि उसे चाय पिलाई गई। लेकिन अजीब-सा वैसे एक मामला हुआ, मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो अभिनंदन की जो मूँछें थी बहुत बड़ी-बड़ी, अगर वो पायलट उसकी जगह शायद कोई क्लीन शेव होता, तो वो उतना हाइप क्रिएट नहीं होनी थी। वो बड़ी मूँछों वाला बड़ा खौफनाक किस्म का एक चेहरा, बड़ा जिसे नायक किस्म का, खलनायक किस्म का पायलट उन्होंने भेजा था अपनी तरफ से। उसकी गिरफ्तारी से उतनी ज़्यादा सुर्खी भी हुई इंडिया की। लेकिन पाकिस्तान ने जो अगला काम किया फौरी तौर पे जिनेवा कन्वेंशन के तहत, ना सिर्फ उसको बड़े अच्छे तरीके से रखा, बल्कि वापस भी कर दिया। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि ये मुख्तसर सब, क्योंकि सबको पता है कि वो क्या वाक़या हुआ था, कैसे हुआ था। अब अपनी तरफ से इंडिया ने स्ट्राइक कर दी। अगर पाकिस्तान जवाब ना देता, तो यकीनन पाकिस्तान भी नेपाल और श्रीलंका या भूटान की तरह ही उसका भी स्टेटस होता। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या भूटान नहीं है, बल्कि वो शेर भी है कि है जो तकदीर के काज़ी का फ़तवा है अज़ल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफ़ाजात। तो वो, लेकिन पाकिस्तान ज़ईफ़ नहीं था, कमज़ोर नहीं था, तो इन्होंने जो जवाब दिया और उसके जो नताइज निकले, ना सिर्फ़ इंडिया की, पूरी दुनिया में सुर्ख़ी हुई भारत सरकार की, बल्कि उनका जो भरम था वो भी टूट गया कि जो एक वो नाकाबिले शिकस्त होने का, बहुत बड़ी फ़ौज होने का जो एक दावा था, वो भी ख़त्म हो गया। तो हतमी जो नताइज थे, और फिर बैनुल-अक़वामी सियासत में इनको बैक फुट पे जाना पड़ा। इसके नतीजे में, क्योंकि इन्होंने पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके गलती की थी, पाकिस्तान पर अटैक करके, फिर इनके त्यारे पाकिस्तान की हदूद में गिरे, वो उसकी वजह से बहुत सुर्खी हुई। फिर अभिनंदन जैसा पायलट गिरफ्तार हुआ और वो इतनी बड़ी मूंछों और इतने बड़े चेहरे के साथ वो थी, और फिर इसके साथ-साथ वो हमें चढ़ाई नहीं कर सके हमारे ऊपर, और उनको जवाब भी मिल गया कि पाकिस्तान के बारे में अगर हम कुछ करेंगे, तो आगे से रद्द-ए-अमल उतना ही शदीद होगा। लेकिन शदीद होने के साथ-साथ कंट्रोल्ड होगा, पाकिस्तान कोई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा नहीं करेगा, वरना उस दिन मज़ीद भी काफ़ी कुछ किया जा सकता था। उनके स्ट्राइक के जवाब में अंदर भी घुसा जा सकता था, लेकिन ये पाकिस्तान की एज़ ए स्टेट बहुत बड़ी ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया गया। उस हवाले से ये दिन, मेरा ख़्याल है कि ये मुल्कों की तारीख़ में एक यादगार वाक़या है। ये कोई छोटा-मोटा वाक़या नहीं था। तो इसलिए ये दिन जब भी आता है तो ज़ाहिर है हर तरफ एक शोर तो मचता है, याद आ जाती है। अच्छा मियाँ साहब आपने बात की तो ये जो इसमें थोड़ी चीज़ें वाज़े कम करने का थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि आप करें कि एक तो भारत क्लेम करता है कि जी पुलवामा अटैक के रद्द-ए-अमल में हमने ये किया कि पाकिस्तान के जो बालाकोट के एरियाज़ में कुछ कैंप्स थे उनको हमने टारगेट किया। और वो पुलवामा अटैक का रद्द-ए-अमल था नंबर 1। और दूसरा अभिनंदन की आपने बात की कि हमने अभिनंदन को छोड़ा और जो ये सारी चीज़ें खैर-सगाली के तौर पर, तो वो यहाँ पर तो बात ये की जा रही थी कि प्रेशर इतना था हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कि वो जो छोड़ना पड़ा, कि अगर हम अभिनंदन को ना छोड़ते तो शायद भारत दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देता, अटैक करता। इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए, ये कोई इतनी बड़ी इसमें हकीकत बनती नहीं है, क्योंकि कैदी बहुत से भारत के हमारे पास मौजूद हैं, हमारे उनके पास मौजूद हैं। लोग गलती से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कोई वैसे आ जाता है, कोई किसी मिशन पे होता है, तो अरेस्ट होते रहते हैं। अगर भारत ने हमला करना होता, तो वो अभिनंदन एक बहाना होता। अगर उनके अंदर इतनी उस वक़्त हिम्मत और जुर्रत होती, हाँ, अगर बालाकोट स्ट्राइक का जवाब ना दिया जाता, तो शायद वो कोई ऐसा एडवेंचर कर लेते। लेकिन बालाकोट स्ट्राइक का जो जवाब था, और जिस तरीके से जवाब दिया गया और जिस तरह हमारे पायलटों ने पेशा-वराना महारत का सबूत दिया, उसके बाद कम से कम हमला करने की तो कतई भी ये समझ ही नहीं आती, ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वो हमला करने की जुर्रत करते। क्योंकि उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि हमला अब नहीं कर सकते। प्रेशर अभी तक इंडिया की तरफ से अटैक हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से नहीं, जो प्रेशर इतना ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर दुनिया का था। रिक्वेस्ट तो की जा सकती है ऐसे मौके पे, जो हमारे यहाँ एक रिवाज भी है कि यार आप टॉलरेट करें, आप छोड़ दें, जाने दें। लेकिन प्रेशर नहीं डाला जा सकता। प्रेशर हमेशा चोर पे डाला जाता है, मुजरिम पे डाला जाता है। मुद्दई पे कभी भी प्रेशर नहीं डाला जाता। तो इस पे प्रेशर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खैर-सगाली का ऐसा सबूत था पाकिस्तान का, जिस पर वो उन्होंने अपनी सुर्खी मिटाने के लिए ये काम किया कि जी कि हमने प्रेशर डाल के इनको छुड़वा लिया। अगर
अगर छोड़ना होता तो पाकिस्तान वहीं से उसे वहीं से पार करवा देते। तो ये कोई ऐसा प्रेशर वाला तो मेरे जो विद्वान ये कहता है या जो बज़ाहिर जो हालात थे, कोई ऐसा था नहीं। प्रेशर आया है पाकिस्तान पे, कई दफ़ा आया है। जब 9/11 का वाक़या हुआ, प्रेशर आया, सबको पता है कि प्रेशर आया था। तो पता भी चल जाता है जब प्रेशर आता है। सिर्फ़ किसी के कह देने से प्रेशर नहीं आ जाता। उसके लिए कोई बाकायदा उस तरह के सर्कमस्टेंसेस भी तो होने चाहिए ना कि प्रेशर आने की कोई वजह तो हो। बिल्कुल। जी, हमारा जी आपकी तरफ बढ़ता हूँ मैं। आप इस दिन को किस तरीके से देख रही हैं? तकरीबन ये 5 साल हो चुके हैं इस वाक़ये को। आज भी पाकिस्तानी इस वाक़ये का ज़िक्र करते हैं और इसकी याद भी मनाई जाती है। तो हम जंगें कब तक जंगें लड़ेंगे? कब तक हम ये ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे? कोई अच्छी चीज़ भी हमारे पास वैसे है डिस्कस करने को कि हम हमारे रिलेशन भारत से बेहतर हों या हम ऐसे ही एक-दूसरे के खिलाफ ये सारी चीज़ें करते रहेंगे? देखिए जी, बाकी तो जो भी वाक़यात पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुए हैं, तारीख़ी तौर पे हमें पता है कि कई दफ़ा जो हम लोग जंगों में पड़े हैं या फिर हमने बहुत सारे मामलात देखे हैं, लेकिन इस मामले को मैं उस तरह से नहीं देखती। ये तो मैं पाकिस्तान और इंडिया का वैलेंटाइन डे देखती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का वैलेंटाइन डे इस तरह वैलेंटाइन्स डे बन जाता है क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने आप हुँ, पूरा इंटरनेट जो है इतने साल के आप खंगाल के देख लें, नफ़रत कहीं नहीं थी। हुँ, मज़ा था, खुशी थी, चाय के वो उनको चुस्कियाँ थीं और उसके हुँ, बाद उसके ऊपर मीम्स बन रहे थे, वायरल हो रहे थे और इसको इतना लाइटर नोट पे लिया गया था कि मैं हुँ, इसको कोई नफ़रत का जेस्चर समझती ही नहीं हूँ। मैं समझती नहीं हूँ कि ये कोई जंग का या नफ़रत का कोई किसी किस्म का गेस्चर ना हुँ, सिर्फ़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट बल्कि हुँ, अवाम में से भी मैं नहीं समझती कि किसी ने दिया। अगर हुँ, आपकी नज़र में कोई गुज़रा है तो मुझे बताइए, मैंने नहीं देखा। हमने तो उसको यौम मोहब्बत के नाम पे मनाया है, हमने उनको चाय पिलाई है। ऑल्दो हुँ, कि अगर हम मैं तो समझती चाहती थी कि पर्सनली उनकी कुछ मूछें जो हैं वो नॉर्मलाइज़ करके भेजी जाती। लेकिन हमने हुँ, उनकी इतनी इज़्ज़त और कदर की कि हमने उनकी जिस तरह से वो जिस हुलिये में आए थे, हमने उनको हुँ, चाय पिलाई, खाना खिलाया और उसके अलावा उनके बाद भी जब जब उनके ऊपर बात की, मज़ाक किया, फिर भी एक लिमिट तक रह के किया। कोई उससे हुँ, कोई लिमिट से बढ़ा नहीं, नफ़रत में मैंने नहीं देखा किसी को पड़ते हुए। एवरीथिंग वाज़ वेरी सेटल्ड डाउन और जिस तरह से बात की है मियाँ साहब ने, आसिफ अली साहब ने बिल्कुल, बिल्कुल मुनासिब बात की है कि पाकिस्तान का जो रिएक्शन था, बहुत ही नपतुला और बहुत निपतुला होने के साथ-साथ इतना वेल मेंटेन्ड था। इससे पहले पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो स्टेट है, हम नेशनल लेवल पे बहुत बड़े-बड़े ब्लंडर्स भी कर चुके हैं। तारीख़ गवाह है इस चीज़ की कि हमने बहुत बड़े-बड़े ब्लंडर्स भी किए हैं। हमने कई जगह मिसहैप भी किए हैं, जो हमने गलत की हैं चीज़ें। लेकिन स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की स्टेट की बदल चुकी है। स्पेसिफिकली आप देखें, इससे पहले ये पुलवामा का जो वाक़या हुआ उसके देखें कोई सबूत मौजूद नहीं थे। आपने उससे पहले 26/11 के सबूत आपने फ़राहम किए हैं, पाकिस्तान ने आप फ्रंट पे आए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें मानी हैं, आपने उनको अपने गुनहगार दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके और हमारे दरमियान जो हैं वो चीज़ें क्लियर थी। अब पुलवामा का वाक़या इलेक्शन के दिन थे, वो किसी को नहीं भूलना चाहिए और इलेक्शन में मोदी साहब की जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो भी किसी को नहीं भूलना चाहिए। ना पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनना चाहिए, ना इंडिया की आवाम को जज़्बाती होना चाहिए। क्योंकि ब इंडिया की आवाम तो जज़्बाती तब हो जब कुलभूषण जाधव को हमने कोई किसी किस्म की तज़यीक की हो। हमने बड़े प्यार-मोहब्बत से जो मोहब्बत का महीना था, हमने तो उससे भी बढ़ के उनको मोहब्बत देकर वापस भेजा। और ख़ैर सगाली तो दूर की बात है, मैं कहती हूँ कि ये तो यौम मोहब्बत के नाम पे मनाए पाकिस्तान और इंडिया, इसको जंग या ये नफ़रत में ना मनाए। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि वो पुलवामा के काफ़ी सबूत, उसके बाद उनकी जो बालाकोट के ऊपर जो स्ट्राइक है, इट वाज़ वेरी ह्यूमिलिएटिंग। वो उसके बाद पूरे दुनिया, ये नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तान। अब आज के दौर में ये तो नहीं है कि आप दूसरों के ड्रोन्स या कैमराज़ को रोक सकते हैं या फिर आपने उनके कैमराज़ बंद किए हुए थे कि आपने जो-जो इदारे यहाँ पर आपने मदारिस और जो-जो आपने यहाँ पर जो आपके ख़्याल में मुजाहिदीन का जो एक आप कहते हैं ग्रोह था, जो एक दहशतगर्दों को हमने इतने लोग मारे, हमने आपके कैमराज़ बंद नहीं किए हुए थे, आपको कम से कम रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थी। अगर रिकॉर्डिंग रात के कैमरे वाले के रात की रिकॉर्डिंग वाले नहीं थे, आपको उनका अरेंज करना चाहिए था, ताकि आप सबूत सामने लेके आते क्योंकि अगले ही दिन हमारे नामवर सहाफ़ी हैं और हामिद मीर साहब हैं, बहुत सारे और सहाफ़ी एग्ज़ैक्ट उस लोकेशन पे गए हैं, दरख्त दिखाए हैं जो ख़त्म किए शहीद हुए हैं हमारे और उसके बाद आपने उसके ऊपर इतनी मूवीज़ बना डाली, इतनी इमोशनली आप इन्वॉल्व कर लेते हैं। आप इस सब कनेक्शन को मिलाएँ तो पता चलता है कि ये सारी गेम जो है वो
इलेक्शन की गेम थी। पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से अवाम को भी सोचना चाहिए कि इन चीज़ों में मत पड़े। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बदल चुकी है और अब की नहीं, ये 25 साल पहले, 20-25 साल पहले की बदल चुकी है। उसके बाद जब से मैं समझती हूँ कि आप तारीख गवाह है कि पाकिस्तान जब से एटमी ताकत बना है, उसके बाद जिस तरह का ज़िम्मेदाराना रवैया पाकिस्तान ने शो किया है, वो आपने इंडिया में से बईद नहीं किया, ना आपने देखा है। पाकिस्तान ने एटमी ताकत होने के बाद उससे पहले हमारी कई गलतियां और कई चीजें आप गिनवा सकते हैं और आप साबित कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने इंटरनेशनली इनको हमेशा रिटेलिएट भी किया, सामना भी किया, किस तरह से जवाब दिया, लेकिन हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजीज मुकम्मल मुकम्मल बदली हैं। ये गवाही इंडिया की आवाम को भी होनी चाहिए, बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। सियासतदानों क्या तो बेवकूफ बनने वाली आवाम जो होती है वो तो फिर अब उनका तो कोई आप हिसाब नहीं रख सकते। दुख ये होता है कि इतने बजट लगा के फिर आप मूवीज भी बना डालते हैं। दुख ये होता है कि आप प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान और इंडिया की आवाम के बीच में नफरतें पैदा करते हैं। जंग 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 से क्या मिलना है? आप अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं। आप कभी चाइना से जंग करते हैं, कभी पाकिस्तान से, कभी आप कहीं पंगा ले रहे हैं, कभी आप कहीं पंगा ले रहे हैं, कभी आप अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, कभी आप बलोचिस्तान में करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज बदल चुकी है और पूरी दुनिया गवाह है, इंडिया खुद ये जानता है कि हमने, हमारी रियासत ने कश्मीर की इंटरफेरेंस और बहुत सारी चीज़ों पे हमारी जो चीज़ें हैं, हमारा नुक्ता नज़र बदल चुका है और हम पीस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये जो जेस्चर है ये इंडिया की तरफ से शो नहीं होता। आप देखते हैं कि वो और ज़्यादा मोदी जो है अपनी सियासत के चक्कर में पड़ के उसने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मतलब प्रोपेगेंडा करके, आप देखें तो अगर पाकिस्तान और इंडिया की कोई जंग नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन आप जब भी आप टीवी चैनल चलाएंगे तो आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान पाकिस्तान इतनी दफा सुनने को मिलता है कि आप इरिटेट हो जाते हैं। आपने एक शहर वो आपने बनाई हुई रग बनाई हुई, दुखती रग अपनी आवाम की, कि आपने उसको खाना नहीं देना, रोटी नहीं देनी, आपने उसको तरक्की नहीं देनी, आपने उसको पाकिस्तान की दुश्मनी का जो है ना वो अपने डोज देते रहना है कि हमने सबक सिखा दिया हमारे दुश्मनों को। तो आप वो डोज देना बंद करें, आप आवाम की खिदमत करें। जिस तरह से पाकिस्तान की स्टेट ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, आप भी अपनी स्ट्रेटजी बदलें और अमन की तरफ आए। पड़ोसी आप नहीं बदल सकते, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। आपको चाहिए कि अपनी स्ट्रेटजीज बदलें, तरक्की की तरफ जाएं, आप साथ तिजारत करें। आप चाइना के साथ जंग में, उसके बावजूद आप $1 बिलियन की आप उनके साथ तिजारत करते हैं। पाकिस्तान के साथ आप तिजारती लेवल पे बात करें, सफारती लेवल पे बात करें, इंडिया के मसले के ऊपर बात करें, ना कि आप इस जंगी रवैये को अपनाए रखें और आपने दर्जनों अपने बिठाए हों यूट्यूबर्स जो नफरत की जबान बोल रहे हो। उसके अलावा इससे पहले भी आप जानते हैं कि कुलभूषण यादव भी हमारे पास था, जो कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान के जो वो गिरफ्तार कर चुके थे। पाकिस्तान के पास ना काफी सबूत हैं। पाकिस्तान ने बहुत टाइम से बहुत मायारी किस्म का, बहुत ही जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया हुआ है और ये पूरी दुनिया जानती है। और इसमें कोई हमारी बुज़दिली और कमजोरी हमने कहीं भी शो नहीं की। हमने सिर्फ जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, जो कि मेरे ख्याल में एक एटमी ताकत होने के नाते इंडिया को भी शो करना चाहिए। और मैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों की आवाम से गुजारिश करूंगी कि अपनी अपनी हुकूमतों से गुजारिश करें और स्टेट से कि आप हमारी फलाह पे तवज्जो दें, ना कि हमें ये बताएं कि हमने उनका जीना महाल कर दिया या हमने उनके ये लोग मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। हमें एक दूसरे को तबाह करने से बेहतर है कि हमें एक दूसरे को जोड़ने की बात करें, अपनी तरक्की की बात करें। आप जो हैं अपने मुल्क के ऊपर जो है वो अपना सरमाया खर्च करें, ना कि आप हथियार और आए दिन की जंग की तैयारियां करें। और हम जो हैं पाकिस्तानी, हम अपने मुल्क और अपनी जो आवाम है उसके ऊपर खर्च करें। और मेरे ख्याल में पड़ोसी ना बदलने वाला जो सीन होता है उसमें यही हमारा बेहतरी है कि हम आगे जो आने वाला वक्त है, अब वक्त बदल गया है, हम दोनों एटमी ताकतें हैं। आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से हर इलेक्शन में पाकिस्तान को टारगेट करना बंद करें और दोस्ती और मोहब्बत की तरफ आप आगे कदम बढ़ाएं। बिल्कुल। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बातें की। आपकी बातों में से ही मुझे 3 सवाल मैंने निकाले हैं, अगर आप माइंड करें तो। एक तो, जी जरूर। क्या मोदी जी के पास, मोदी साहब के पास, क्योंकि डेवलपमेंट हम बात करते हैं जी, इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन गया, तो उनके पास जो डेवलपमेंट है, क्या उस डेवलपमेंट के ऊपर उनको वोट नहीं पड़ सकता? उनको क्यों जरूरत पड़ती है पाकिस्तान के साथ वो इस तरह की चीजें करेंगे तभी उनको वोट पड़ेगा? नंबर 2, आपने बात की कि जब से पाकिस्तान एटमी ताकत बना है तब से पाकिस्तान ने कोई गलती नहीं की, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिम्मेदाराना के, रवैया रखा है। जी, कारगिल की गलती या इस तरह का वाकया तो मेरे ख्याल में वो बाद में ही हुआ था शायद, मेरे ख्याल में। और एक सवाल आसपास की और बात मेरा है, है, एक आसपास सवाल की मेरा बात है। है,
जी, एक सवाल मेरा और है कि आपके सवाल के अंदर ही सवाल था, आपके जवाब के अंदर सवाल था कि इंडिया चाइना के साथ जंग भी कर रहा है, टेंशन भी है एलएसी के ऊपर, उसके साथ-साथ वो उसकी ट्रेड भी चल रही है। तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं ऐसे हो रहा है? इसकी क्या वजह है? क्या हमारे अंदर भी कोई खामी है या हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, हमारा कोई इसके अंदर कोई, क्योंकि इमरान खान साहब ने ट्रेड तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने बंद की थी। तो इसमें हम इंडिया को दोष देने की बजाय अगर हम अपनी कुछ पॉलिसियों को भी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मद्देनज़र मैं रखना बिल्कुल चाहिए कि बात करती हमारे हूँ। जो जी, जी, इसका ज़रा थोड़ा देखिए मुज़फ़्फ़र साहब, पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती के हक़ में मैं जितना बात करती हूँ, मेरा नहीं ख़्याल है कोई और बात करता है, लेकिन जब वो किसी को डी बैठ के सामने इंडिया के कोई भी आप एंकर बिठाकर उनको आप कहें कि पाकिस्तान को आपने ज़लील करना है, आप कोई भी हुँ, बात करेंगे और आप उनके मज़हब पे चले जाएँगे, आप उनके नबी पे चले जाएँगे, तो वो तो डेरोगेटरी है, उसके ऊपर तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन जिस तरह के सवाल आप कर रहे हैं, मैं उसका आपको वन बाय वन जवाब देती हूँ। मोदी साहब ने जो तरक्की की है, वो आप उसका पैरामीटर यहाँ से नोट कर लें कि एक मंदिर की बुनियाद पर उन्होंने इस तरह जिस वक़्त जिस लीड से वो जीते हैं, वो आपके सामने, मेरे सामने है। उसके अलावा आपके और हमारे सामने पाकिस्तान के इलेक्शन भी मौजूद हैं। हुँ, पाकिस्तान के इलेक्शन के सियासतदानों की कैंपेन भी मौजूद है, तकारीर भी मौजूद है और मोदी साहब की भी मौजूद है। हुँ, ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि फ़ोबिया अगर आप अपनी आवाम को पाकिस्तान का दे रहे हैं, चाइना के साथ उनकी आज़ादी या चाइना के साथ वो मुल्क अलग नहीं हुआ था। पाकिस्तान के साथ उनका जो रिश्ता है या जो जंगें हो चुकी हैं, वो इमोशनल लेवल पे, अवामी लेवल पे ज़्यादा है। जो चाइना के साथ उनके प्रॉब्लम्स है, वो स्टेट लेवल पे ज़्यादा है। तो हुँ, वहाँ पे कुछ इस वजह से भी कि चाइना का नाम लेते हो, तो वहाँ पे जो उनकी आवाम है, उनके अंदर वो ट्रिगर्ड नहीं होते जज़्बात। वो कैश नहीं करवा पाते। जो पाकिस्तान की आवाम के साथ उनकी जिस तरह के वो मामलात हैं, हम जिस तरह साथ रहते-रहते अलग हुए हैं, तो वो ट्रिगर कर पाते हैं, आवाम को अपनी तरफ ला पाते हैं, ये एक बात है। बाकी गैर ज़िम्मेदाराना रवैया मैंने इसलिए कहा है कारगिल के बाद ये साथ-साथ वक़्त की बात है। मैं ये बात इसको मैं मानूँगी। पाकिस्तान की गलतियाँ मैंने तो पहले भी गिनवाया कि हमारी गलतियाँ जो हैं बेशुमार हैं, लेकिन आप गवाह रहे हैं उसके बाद हमारी जो पॉलिसीज़ बदलीं, हमने हमारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे, जिस तरह से हम लोगों ने उनको माना, जिस तरह से हमने उनके 26/11 के ऊपर जिस तरह से हमने रिएक्शन दिया, जिस तरह से हमने कश्मीर से बैक स्टेप किया और जिस तरह से हम लोगों ने दानाना रवैया कश्मीर पे रखा। आपको पता है उससे पहले कश्मीर जहाद आप माने और दुनिया भी मानेगी कि पाकिस्तान का रवैया बदला है। उसके बाद बात आती है तिजारत की, उससे पहले भी जो तिजारत थी पाकिस्तान की और इंडिया की कोई इतने अच्छे लेवल पे नहीं हो रही थी। इमरान खान साहब पे प्रेशर था पॉलिटिकल, अगेन वही मोदी वाला पॉलिटिकल प्रेशर था। पाकिस्तान में भी यही प्रेशर दिया जाता है कि अगर नवाज शरीफ कोशिश करे कि तिजारत बहाल हो, तो आप उसको जनाब गद्दार करार दे देते हैं। ये तो जी दोनों तरफ के मामलात हैं, ये कोई एक तरफ का मामला नहीं है। और तिजारत उससे पहले भी कोई हमारी इस तरह की नहीं हो रही थी जिसे आप कह सकें कि जी हमारी तो बड़ी अच्छी तिजारती ताल्लुकात थे जो ख़त्म हो गए। हमारे तिजारती ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे, जो कि बहुत अच्छे होने चाहिए। मेरे ख़्याल में उस वक़्त की स्टेट बाजवा साहब की जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, वो चाहती थी कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन समहाउ इमरान खान साहब की पॉलिटिकली वो अपना वो गैदर करना चाहते थे लाइक मोदी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सेकेंडली उसके बाद अगर मैं ऐड अप करूँ, तो अब जो नई हुकूमत आई इसके ऊपर इतना प्रेशर है आवाम का इमरान खान की वजह से और उनकी नफरत इतनी ज्यादा है कि मेरे ख्याल में वो डिसीजन ले नहीं पा रहे। अदरवाइज मेरे ख्याल में ये हुकूमत जो है ये डेफिनेट कोशिश करती है और हम जानते हैं इस बात को कि नून लीग की हुकूमत जब जब भी आई है, ये लोग हमेशा तिजारत पे और जंग बंदी के ऊपर और दोस्ती के ऊपर ये ज्यादा जोर देते हैं। जी। जी। जी, मियाँ साहब एंड में आपकी तरफ बढ़ता हूँ। जैसे कि हमारा जी ने एंड में बोला कि नवाज शरीफ ने हमेशा कोशिश की और उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट भी मिला। हमने देखा इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी लाहौर आए थे। आप भी पंजाबी महाज के प्रेसिडेंट हैं और पंजाब आपको पता है कि भारत के पास भी पंजाब है और हमारे पास भी पंजाब है। तो ये आप भी कोशिश करते होंगे मोहब्बतें बढ़ाने की, मोहब्बतें बाँटने की। तो क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कुछ बेहतर हो जाएँ और ये जो नफ़रतें हैं कम हो जाएँ? मेरे ख़्याल में आपके जो एंसेस्टर होंगे वो या तो जालंधर के होंगे या होशियारपुर के होंगे। मुझे यकीन है कि आपका ताल्लुक ज़रूर जो चढ़दा पंजाब है वहाँ से होगा। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल हमारा अपना ताल्लुक जो है वो ज़िला जालंधर है हमारा, तहसील हमारी फ्लौर थी और गाँव हमारा कोट बादल खान था। अभी तक हमें कोटिया कह के बुलाया जाता है।
तो अभी पिछले दिनों अब ये देखें कि हमने उनको कितना वार्म वेलकम किया है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस होती है, हम जाते हैं। पाकिस्तान में होती है, वो आते हैं। लास्ट ईयर हमने लाहौर में करवाई 2024 24 में। इस साल हमने रहीम यार खान में करवाई। रहीम यार खान पंजाब का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो जी बिल्कुल सिंध से मुत्तसिल है। और आप हैरान जी होंगे कि वहाँ पे भी हमने इंडियंस को बुलाया। इंडियन सिख वहाँ पे आए। इवन उनमें एक मुस्लिम भी था मलिकोटला से। तो 25 लोगों को हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट पे वीज़े जारी किए। यानी आप हैरान होंगे इस बात पे। मेरे अपने दोस्त कहते थे यार कि आप कौन-सा फॉरेन मिनिस्टर लगे हुए हो कि जो आप रिक्वेस्ट करेंगे और आपका जो गवर्नमेंट है वीज़े सैंक्शन कर देगी। अच्छा 25 लोग, अभी 3 दिन पहले की बात है। उनमें एक इंडियन फिल्म हीरोइन जानवीर कौर भी थी, उसमें राइटर्स भी थे, शायर भी थे। और आप बिलीव करें कि ये लोग रहीम यार खान जब गए हैं, जब जब ये बाहर निकले हैं, जिस जिस जगह गए हैं, इनका बैंड बाजे और ढोल और झूमर के साथ इस्तकबाल किया गया है। और बिला मुबालगा मनों के हिसाब से इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं। सैकड़ों हार इनके गले में डाले गए हैं। और जहां से इन लोगों ने, अगर मैंने देखा है आके कि ये लोग दही भल्ले और चाट खा के हटे, तो मैंने कहा पेमेंट, तो वो कहते नहीं पेमेंट हो गई है। किसने की है? यार वो सामने वाला शॉप वाला कर गया है। यानी ये मामलात हुए हैं। ये लोग जिस तरह वहां निकले हैं, एक जगह से इन्होंने कपड़ा खरीदा है। मेरा ख्याल है ये जितने लोग थे, इन्होंने 19 लाख के करीब वो बिल बन रहा था। तो उसने कहा कि मैंने 13.5 लाख लिए हैं, सिर्फ अपना खरीद रेट लिया है। वाह यानी इतनी ज्यादा लोगों ने इनसे मोहब्बत का इजहार किया है। घरों में लेके गए हैं लोग, अपनी शादियों पे लेके गए हैं। आप हैरान होंगे, मैं आपको वो क्लिप्स दिखाऊंगा कि हमारे अपने एक अजीज की शादी थी, लड़के की। वो बच्चा और बच्ची दोनों मियाँ बीवी जो थे, नौब्याह का जोड़ा था, वो इनके साथ खुद डांस करता रहा है। यानी कि इतना ज्यादा इनसे, और इनको दुपट्टे दिए गए हैं लड़कियों को। जो सरदार थे उनको पगड़ियां बांधी गई हैं। लोगों ने इतना प्यार का इजहार किया है। वो भी हैरान थे कि इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत है पाकिस्तान में। यानी हमारी तरफ से तो कहते हैं कि प्यार, हम तो उनकी तरफ उंडेल रहे हैं कि आके ले तो जाओ। दूसरी तरफ मैं खुद कई दफा ट्राई कर चुका हूँ। कई कॉन्फ्रेंसों पे मुझे इनवाइट किया गया, स्पॉन्सर्स आए, लेकिन मेरा वीजा नहीं लगा। आप हैरान होंगे कि मेरी परदादी, मैंने खुद उनको 92 में 100 साल की उम्र में रोते हुए इस दुनिया से जाते हुए देखा है कि किसी तरह मैं अपना इलाका देख पाऊँ। मेरी दादी 2016 में उनकी डेथ हुई है 100 साल की उम्र में। वो कहती थी मैं देश जाना, देख के आना। ताले लगा के आए थे वो घरों को। मेरे वालिद 2012 में डेथ हुई, वो जाना चाहते थे, नहीं जा सके। और मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन का को चला रहा हूँ, लोगों को यहाँ बुलाता हूँ मैं दुनिया भर में जाता हूँ, लेकिन मेरा वीज़ा आज तक नहीं लगा। यानी कि वो बाबा इस नजमी बात का पे एक मैं बात शेर है। करना चाहूंगी। जी जी, जी। मैं बाबा नजमी आप का वो कर रहे हैं शेर तब मैं आपको उसके सुनाऊँ। बाद करूंगी। उनका कहना है कि साडे ਸਿੰਘਾਂ फसदियां रहना, खुरली ढैंदी रहनी है, जिन्ना चिकर नथ ना पाई नफरत वाले डंगर नूं। वाह तो अब ये हमें देखना है कि नफरत वाला जो बैल है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन मैं अगेन अपनी हुकूमत को एक दफा फिर अप्रिशिएट करूंगा, इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे हालात में भी सिंगल रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेजी, मैंने लिस्ट बना के भेजी 25 लोगों की। 25 लोगों का वीजा सैंक्शन किया गया। ये अलग बात कि वहां से 17 लोग वीजा लगवाने गए, उनमें से 15 लोग आए, लेकिन इन्होंने वीजे जारी किए बगैर किसी हिलो इस हज्जत बात के। पे मैं आपको तो एक बात शेयर करना चाहूंगी, लाजमी। जी जी जी, मैं कि पाकिस्तान का रवैया किस हद तक बदला है उसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ इसी वीजा पॉलिसी पे। जी पिछले दिनों पाकिस्तान में अरविंद सारंग जिनके साथ मेरे अक्सर प्रोग्राम्स होते हैं, वो आए हैं, हमारे घर भी आए हैं वो खाने पे। आप यकीन माने, वो बता के हैरान थे कि बस मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, जब मैं आया हूँ, उन्होंने जो मुझे जिस तरह से वेलकम किया है एयरपोर्ट पे, मुझे बगैर चेकिंग के, बगैर जिस तरह का सलूक मेरे साथ किया गया है, वो मेरे ख्याल में 2018 में भी एक दफा आ चुके हैं। तो हमें कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है? बिल्कुल आई गेस आई शुड हैव टू कंटिन्यू। अच्छा, अच्छा, उन्होंने बताया कि किसी, आप मैं आपको देख नहीं पा रही, जी जी आप सॉरी, कंटिन्यू करें, रिकॉर्डिंग हो देयर रही इज है, आप प्रॉब्लम कंटिन्यू। इन जी इंटरनेट जी आई गेस। जी
तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ से वीज़ा लेकर, और वो हिंदू हैं, वो सिख नहीं है। मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँगी, ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, इंडिया के आएँगे ये लोग और नीचे कमेंट करेंगे, जनाब आप लोग तो खालिस्तान के वो उसको सपोर्ट करते हैं, तो आप सिर्फ़ सिखों के लिए सब कुछ करते हैं। आप सिखों को मुल्क से अलग करना चाहते हैं, इसीलिए प्यार दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो हिंदू हैं, हिंदू मज़हब ताल्लुक रखते हैं, वो सिख नहीं हैं। तो उस बावजूद पाकिस्तान बगैर किसी इस चीज़ के वो इक्वली सबको वीज़ा जारी कर रहा है। आते वार्म वेलकम करता है, उनकी चेकिंग भी नहीं की सामान की। और वो इतने हैरान थे कि इतना वार्म वेलकम और इतना ज़रा मतलब वो सपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और यहाँ से आप यकीन माने जितनी दफ़ा मियाँ साहब जैसे लोग, जो लोग भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी पॉलिसी चेक करें कि उन्होंने हमसे ऐसे दुश्मनी बना के रखी है कि जैसे हम सब बम लेकर जाएँगे और फट पड़ेंगे। तो खुदा के वास्ते जब पाकिस्तान की पॉलिसी आपके सामने है और आप यूँ करें कि देखने और सुनने वाले जो मेरे इंडियन फॉलोवर्स हैं, कोई भी अप्लाई करके देख ले। पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको वेलकम करेगी। क्या मतलब है कि आप क्या दुनिया के बेहतरीन अमन पसंद लोग हैं और हम दहशतगर्द हैं? ऐसा नहीं है। ये स्टेट की पॉलिसी है कि अब हम दुश्मनी नहीं चाहते, हम दोस्ती चाहते हैं। हमारे यहाँ जो भी आया है वो यही कहता है कि हमें तो दूसरी दफा अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और आप जैसे बता रहे हैं मियाँ साहब, हमारे तो यहाँ पे रोते सारे मर गए हैं, वहां पे जनाब वीजा ही नहीं मिलता। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ दिन पहले हमने मेहमान जो हैं वो उनको हमने वेलकम किया है यहाँ पे, इंडिया के मेहमान को, तो वो मैं अपना आपके साथ शेयर किया है कि वो भी इसी बात पे थे कि जहाँ हमने फौरन अप्लाई किया, फौरन हमें वो जो है वीजा मिल गया। मुझे एक बात याद आ गई। मेरे चचा हैं, जी उनकी उम्र इस वक्त 86 इयर्स है। मैं उनके पास गया उनका पता करने। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा चाचा जी हुण तुहाडी आखिरी उम्र आ ते दसो तुहाडी की सेवा करिए। यानी मैंने ज़ाहिर है, तो वो उन्होंने मुझे पता है क्या जवाब दिया? तो वो ना यकदम उठ के बैठे, मुझे कहते पुत इदां कर मैनू देस लै चल, मैनू जलंधर लै चल। मैं कहा चाचा हुण की करना इस उमरे उत्थे जाके, उत्थे कौन होना? कहंदा मैं जावांगा ते पहलों जाना कब्रिस्तान, अपने वड़कियां नू सलाम करना ते फिर मसीते जाके सफाई करनी है, 2 नफल पढ़ने ते फिर ज़ैलदारां दी हवेली लभनी। यानी मैं और हर ख्वाहिश उनकी हम पूरी कर सकते थे इस वक़्त। मैं बैठ गया, मैं कहा चाचा ये मैं नहीं पूरी कर सकदा, ये तो अल्लाह वालों ही पूरी कोशिश तो होएगी ते करें, होएगी, नहीं कर सकते। देखने और सुनने नहीं, वाले भी यकीन है, मेरा दिल बैठ गया है कि ये कुछ तो। लोग जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। यार वो 90 साल का बूढ़ा क्या कर लेगा वहाँ जाके? उसको वीज़ा नहीं मिलता, नहीं जाने दिया जाता। यानी ना दें किसी को, कम से कम उनको ये तो दें जो गवर्नमेंट की लोग वहाँ पॉलिसी है जाना जिसके चाहते ऊपर हैं। सर मैं बात कर रही थी, ये स्टेट की पॉलिसी है जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है ना, वो वेलकमिंग अब नहीं है, पाकिस्तान का है। मैंने चलिए जिस बंदे ने मुझे कहा है, मैं ओपनली मुज़फ़्फ़र आपके मैं जी प्रोग्राम की वसासत से कह रहा हूँ, कोई इंडिया से बहुत से हिंदू दोस्त आए हैं, क्योंकि हम पंजाबी की तंज़ीम पे काम करते हैं, तो हिंदू पंजाबी भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से हिंदू आते हैं, इंडिया से इस दफ़ा बॉम्बे से हिंदू आए हुए थे हमारे पास। तो कोई किसी मज़हब से ताल्लुक रखने वाला, इंडिया के किसी शहर से ताल्लुक रखने वाला, मेरा नंबर आप शेयर कर दीजिएगा, वो मुझे एक सिंगल टेक्स्ट करे, मैं अपना ज़ाती स्पॉन्सर भेजूँगा और विदिन 40 डेज़, क्योंकि 40 डेज़ का प्रोसेस है, उसको वीज़ा लगेगा, उसने सिर्फ वाघा बॉर्डर क्रॉस करना है, नो आगे कोई सर उसका खर्च नहीं, ऑनलाइन नहीं कोई दिनों में किराए हो का रहा खर्च। है, दिनों में पाकिस्तान की गवर्नमेंट इशू कर रही है, आप करके देखिए नहीं, आवर्स विद एन उसमें आवर्स। 2 चीज़ें हैं, उसमें हमारा 2 चीज़ें हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जो दूसरे ममालिक के रहायशी हैं, जिनके पास दूसरे ममालिक के पासपोर्ट हैं, जो डायस्पोरा वाले हैं, उनको विदिन 12 आवर्स वीज़ा मिल जाता है, बल्कि आधे घंटे हाँ में भी मेरे जी जी, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल के ऐसी दोस्तों बात को कर रही वीज़े हूँ। हाँ, ऑन अराइवल वीज़ा सिर्फ है। जो यात्रियों के इंडियंस लिए हैं, बहुत सारी उनका फैसिलिटीज हैं। पासपोर्ट अच्छा, जो मियाँ साहब इंडियंस हैं, इंडियन की उनका बात कर रहे पासपोर्ट हैं। हुआ होता है थ्रू एम्बेसी, उनके हाँ हाँ फॉर्म्स जी आते हैं, जी, उनके लिए ऑनलाइन उनमें भी से है, भी तो रिजेक्ट कोई नहीं होता एम्बेसी सर, का जो प्रोसेस है। उनमें से भी मेरे ख्याल में 99% जो है वो उनको मिल जाता है वीजा और बगैर नहीं मिल किसी के जाता है, कहे। सिर्फ 100 रुपया फीस है, सिर्फ 100 रुपया फीस है। वो जी आए, वीज़ा मैं कहता हूँ इश्यू ही कोई नहीं है, अगर किसी का नहीं लग रहा मुझे बताए, मैं करता जी, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अल्लाह छोड़ दें करे कि सारी वहां से भी कोई आप जैसा हो कि जो ये आगे कह बढ़े सके, और कोई आप यहाँ पे जो रहने वाले हैं, जिनकी ख्वाहिशात हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो चाहते हैं एक दफा वापस लौटना, वहां पे भी कोई ऐसा हो जो वो उनके लिए भी इंतजाम कर सके। से लोग आते हैं, हम उनको उनके घरों में लेके जाते हैं, फ़ोन आते हैं हमें कि हमारा फलाँ गाँव था, वेलकम आते हैं, उनको घरों में मैं खुद लेके गया हूँ। अच्छा, उनका जिस तरह वार्म वेलकम किया जाता है, उनको
वहां पे उनके घरों में लेके जाया जाता है। अब मसला ये बन जाता है, जो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो इंडियंस के लिए, इंडियन सिखों के लिए जो इस दफा भी इश्यू बना है, जो मैं भी समझता हूँ इश्यू है, वो आते हैं लाइक ये 7 डेज के लिए आए। अब हमारे जो लोग हैं, वो एक घर ही उन्हें नहीं छोड़ता, वो कहता है कि 7 दिन साढ़े घर रहो। अच्छा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलना चाह रहे होते हैं। मेरा झगड़ा भी हुआ बहुत से लोगों से, मैं कि यार क्या मज़ाक है ये, क्या बदतमीज़ी है कि आप उनको जाने दें, अगले लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, हर बंदे नहीं 5 मिनट और, 5 मिनट और, वो फैमिलीज़ चिमट जाती हैं उनके साथ, नहीं हमने अपने पास बिठाना है। ये एक इश्यू होता है और मेरा इस पे ये है कि इनको टाइम ज़्यादा मियाँ निकाल के साहब, आना इंडिया की चाहिए। आवाम भी इतनी ही मोहब्बत देती है। सॉरी टू बिल्कुल ऐसे कट ही यू, है। वो इतनी ही मोहब्बत इंडिया की आवाम भी देती है। ये उनकी स्टेट की पॉलिसी है। जब तक नहीं थी, मोदी से पहले तक नहीं थी, पाकिस्तानी वहां जाते थे, उनका भी सेम ऐसे इस्तकबाल होता था। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी मोहब्बत भी इतनी ही है जितनी हमारे दिलों में है, आवाम ऐसे के ही है, दिलों में। ऐसे ही है। अभी भी जाते हैं जो पाकिस्तानी जाते हैं, वो यही बताते हैं कि उनका वहां पर बड़े अच्छे बड़े तरीके से खुशगवार इस्तेमाल यादों के होता साथ वापस है। आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही है। तो बड़ी मियाँ साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। बहुत सारे ऐसे हमारे मेरे चैनल देखने वाले हैं, वो आना चाहते हैं पाकिस्तान, वो मुख्तलिफ शहरों में विजिट करना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई सोर्स नहीं था, कोई उनको अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो इस चैनल के तवज्जुह से मैं आपका नंबर भी शेयर कर दूंगा। तो जो भी जरूर करें। हमारे भाई पाकिस्तान विजिट करना चाहें, उनके लिए ये गोल्डन चांस है उनके पास कि वो मियाँ साहब से रब्ता करें और उनको वीज़ा पाकिस्तान का ज़रूर मिलेगा। और वो अपने वालिदैन जो उनके इस दुनिया से जा चुके हैं, मैं ऐसे लोगों से भी मैं मेरी बात होती है, वो भी सेम जैसे आपने बताया अपने चचा के बारे में, वो भी ऐसे ही बताते हैं कि जी लायलपुर साडी फलानी जगह ते साडा उत्थे दुकान हुंदी सी, साडा घर हुंदा सी। कोई कामुकी का बताता है, कोई कहीं का बताता है, कोई कहीं का, तो रोते हैं, वो रोते हैं कि हम आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन एक मैं डर। कह रही हूँ उनको लाने वाले का प्रॉब्लम होता होगा। देखिए जी, मुजफ्फर साहब, यहाँ पे अब वीजे का तो प्रॉब्लम है नहीं। हम्म, हम्म। चले बिल्कुल आपने सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर कोई विजिट करना चाहेगा तो मेरे ख्याल में अब कोई उनके लिए दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, यही जो मोहब्बतें हम चाहते हैं कि बढ़े दोनों मुल्कों के दरमियान, जो बिल्कुल। कुछ नफरतें हैं, कुछ चीज़ें पॉलिसीज हैं ऐसी कि जिनकी वजह से ट्रेड भी रुकी हुई है। मैं खुद, मेरा टेक्सटाइल से ताल्लुक है, तो हम किसी ज़माने में हम इंडिया के साथ ये दिल्ली गेट है, वहाँ पर इंडियन ट्रेडर आते थे, हम यहाँ पर पूरा साल माल तैयार करते थे, 1 हफ्ते के अंदर हमारा माल वो लेके चले जाते हैं। तो अब वो, लेकिन वो चीज़ें नहीं ना, वो आते हैं, हम भी वहाँ पर इस वजह से नहीं जा पाते। तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें दोबारा से खुले। ये जो चीज़ें हैं, कुछ बीच पे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ना तो ट्रेड हो रही है, ना अच्छा, ही तो मोहब्बतें इससे सही तरीके से बढ़ रही हैं। आप हैरान होंगे कि ये लोग जब कपड़ा लेने गए, इन्होंने सूट्स देखे, तो ये रेट सुन के हैरान हो गए। कहते हैं हुँ, कि ये जो अब वहाँ से हम सूट 1 खरीदेंगे, उसमें यहाँ से 5 सूट आ रहे हैं, 1 सूट की वो कीमत में। रुपए यानी की कदर इंडिया का से भी तो हमारा फर्क है कितना ना, डिफरेंस है। डॉलर की वजह से भी ना, वो भी तो नहीं, फर्क है। नहीं, डॉलर उसको उनके साथ हमने जब कन्वर्ट करके देखा, फिर भी कम, डॉलर्स हाँ में ठीक है। देखा तो इंडिया में कपड़ा बहुत महँगा है, हमारे यहाँ बहुत सस्ता है। यानी जिसने 1 लेना था, हमने कहा मैं तो 5 लेना, चलो सारे ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾਂਗਾ जाके। यानी ये फ़र्क है। चलें जी, यानी सलामत हम रहें इस मोहब्बतें। बिल्कुल, बिल्कुल जी। चलें जी, अब चलिए अभिनंदन बहुत के नाम शुक्रिया। पे हमने तो वैलेंटाइंस डे मना लिया आज। अब इंडिया की बारी है कि कल वो हमारे हमारे जवाबन जो है वो हमें भी प्यार भेजें, इतना ही। बिल्कुल, ये हमारा पैगाम जो है मोहब्बत का पैगाम है, और हमें उम्मीद है कि इसी मोहब्बत को मोहब्बत के साथ ही हमारे साथ वापस बेशक। शेयर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आज का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम। थैंक यू, दोबारा भी आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।